संस्कृत के जितने भी शास्त्र हैं उनके विषय में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसमें एक तो ये है कि कोई भी इसमें गद्य या पद्य भाग आपके सिलेबस में नहीं लगा हुआ है। आपने सिलेबस को देखा? वैसे आप सिलेबस ओपन कर सकते हैं एक बार कि क्या क्या आपके सिलेबस में लगा हुआ है। मैंने शुरू में ही सिलेबस आपको भेज रखा है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। मैं शेयर स्क्रीन। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। जी सर। सिलेबस देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, पाली एवं प्राकृत संस्कृत शास्त्र परंपरा ये पेपर है। तो जो ये पेपर है इसमें सबसे पहली जो यूनिट है आयुर्वेद एवं रसायन शास्त्र सामान्य परिचय। ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न देखेंगे आप। देखिए वास्तव में जो घटक एक है, दो में से एक समीक्षात्मक प्रश्न तो पहला घटक है इसमें, अथवा तीन में से दो टिप्पणी, तीन में से दो पर टिप्पणी। वास्तव में 16 नंबर का 8-8 नंबर के मतलब प्रश्न हो सकते हैं या डायरेक्ट 16 नंबर का प्रश्न हो सकता है। दो में से एक समीक्षा इसी उत्तर है। चारों यूनिट में यही रहेगा। कोई इसमें न गद्य है, न पद्य है, न व्याख्या है, कुछ भी नहीं है। सामान्य आपको सामान्य परिचय इसके बारे में होना चाहिए। बिल्कुल एक सामान्य पेपर है, ये इजी पेपर है, लेकिन न सामान्य भी नहीं है। इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी प्रत्येक के बारे में होनी चाहिए। जैसे आयुर्वेद एवं रसायन शास्त्र सामान्य परिचय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाघ भट्ट, बौपदेव, हिमाद्री, कायस्थ, इसी तरह से भाव मिश्र, फिर इस तरह से रस रत्नाकर। तो आयुर्वेद के और रसायन शास्त्र के जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में या उनके आचार्यों के बारे में बताया गया है यहाँ पर। फिर ज्योतिष एवं गणित शास्त्र है, सामान्य परिचय, बोधायन, कात्यायन, इस तरह आचार्य जो प्रमुख उनके ग्रंथ है। फिर साहित्य शास्त्र सामान्य परिचय, भरत, मेधा वास्तव में। तो इसी तरह से फिर रस संप्रदाय है, अलंकार संप्रदाय है, रीति संप्रदाय है। फिर छंद शास्त्र है, कौश शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, इनका सामान्य परिचय। संत शास्त्र डायरेक्ट यहाँ से ही पूछा जा सकता प्रश्न। संत शास्त्र के ग्रंथों के बारे में पूछा जा सकता है डायरेक्ट। संत शास्त्र, कौश शास्त्र, जैसे छंद शास्त्र के जो प्रमुख आचार्य पिंगल है, जयदेव है। तो इसी तरह कौश शास्त्र के निघंटु है, यास्क है, इनसे भी आगे पूछा जा सकता है। इसी तरह व्याकरण शास्त्र है, पाणिनीय व्याकरण है, नून पाणिनीय व्याकरण है, पाणित्र संप्रदाय है, उनके बारे में एक सामान्य वास्तव में परिचय। तो इस तरह से जो भी जितने भी हमारे शास्त्र हैं प्रमुख रूप से आयुर्वेद शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, गणित शास्त्र है, साहित्य शास्त्र है, छंद शास्त्र, कौश शास्त्र, व्याकरण शास्त्र आदि सभी का सामान्य परिचय अपेक्षित है। ये आपको पेपर में इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सारा का सारा स्टडी मटेरियल लोगों को कॉपी के रूप में उपलब्ध ही नहीं होता था। तो साथ साथ हम पढ़ाते रहते थे और आपको शेयर करते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, शेयर करते रहते। धीरे धीरे वो पेपर तक लास्ट तक विद्यार्थियों को मिलता था जाकर के, क्योंकि हमारे पास भी नहीं था, हमें स्कैन करना पड़ता था। लेकिन फिर हमने क्या किया कि हमने स्कैन करके पहले सेव करके रख लिया जो भी हमने मटेरियल था, धीरे धीरे सेव करके लिया। और हमारा इस तरह से हमारा एक ई लाइब्रेरी बन गई। विद्यार्थी जब क्लास आपकी अपग्रेड हुई और अब अपनी क्लास शुरू होने की हुई, उसी दौरान आपको सारा का सारा मटेरियल इकट्ठा शेयर कर दिया गया है आपके, अगर देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इसका फायदा ये है कि अब आपको कोई ज्यादा अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई अतिरिक्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है इसको मटेरियल को, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल वास्तव में आपके पास उपलब्ध है।
तो इसलिए अब ये देखिए 10 रूपक है, काव्य शास्त्र का यहाँ शेयर कर दिया, महाकाव्य है, वास्तव में कुमुदनी चंद्र है, किरातार्जुनियम है, पाली एवं प्राकृत के क्वेश्चन पेपर भी हैं, पाली प्रवेशी का पुस्तक है, काव्य शास्त्र की पुस्तक है, पाली प्रवेशी का अलग से पुस्तक फिर आ गई, नैषधीचरितम है, प्राकृत प्रवेशी का पुस्तक है, कुमुदनी चंद्र का हिंदी अनुवाद भी है, पहले हिंदी अनुवाद उपलब्ध हो, सभी भी है, कुमुदनी चंद्र का सार भी दे रखा है, संस्कृत शास्त्र परंपरा, ये एक लगभग पूरे 11 पेज का महत्वपूर्ण ये जो शास्त्रों के बारे में सामान्य परिचय इसमें बिल्कुल दिया गया संक्षेप में। तो सबसे पहले मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये सबसे पहले आप इसको पढ़े स्टेप टू स्टेप, जिसमें सामान्य में देखेंगे आप यहाँ पर आप प्रमुख जो शास्त्रीय ग्रंथ है, शब्दकोश शास्त्र है, ठीक है, जिस कोश शास्त्र है, छंद शास्त्र के बारे में सामान्य परिचय, व्याकरण शास्त्र के बारे में सामान्य परिचय, कौन कौन से प्रमुख आचार्य है, धर्म शास्त्र आपके सिलेबस में नहीं हाईलाइट नहीं कर रखा मैंने इसको, चिकित्सा शास्त्र है, इसके बारे में सामान्य परिचय है, गणित एवं ज्योतिष शास्त्र, डायरेक्ट ये भी पूछे जा सकते हैं आपके प्रश्न में, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रसायन शास्त्र, बीज गणित, ज्योतिष गणित, इसी तरह से, और फिर आगे गणित के बारे में काफी, दर्शन शास्त्र आपके सिलेबस में इस तरह से ये नहीं है। फिर काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र में जैसे वास्तव में नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार, काव्य आदर्श, काव्य अलंकार सूत्र, अलग अलग जो आचार्य उनके ग्रंथों के बारे में यहाँ पर काफी विस्तार से बताया गया। धवन्यालों का अभिनव गुप्त है, काव्य शास्त्र के बारे में काफी काव्य प्रकाश काफी विस्तार से लिखा गया है। और रसायन शास्त्र केवल इन अगर देखा जाए जो 11 पेजों में गागर में सागर भरा हुआ है, ये जो 11 पेज हैं ये मूल रूप से हमारे पास एक पुस्तक है, उसको इसमें से लगभग इसको स्कैन करके शेयर किया गया, जिसमें गागर में सागर भर रखा है। अगर ये पढ़ लेंगे तो बेसिक आपका ये मान सकते हैं कि लगभग 5 मार्किंग का तो यहीं से आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ केवल 5 मार्किंग का है मैंने कहा, लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं कि 5 मार्किंग आप इसको अर्जित करें। उसके लिए फिर एक पुस्तक और है जिसमें आपको विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। फिर संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, ये 656 पेज है, ये ज्यादा विस्तार से है। किसी भी विषय में आप विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो जो वास्तव में संस्कृत शास्त्रों का इतिहास है, ये मूल रूप से आपके सिलेबस में पुस्तक है, पूरी पुस्तक शेयर कर रखी है। और जो विस्तार से पढ़ना चाहते हैं इसमें विस्तार से, फिर पाली प्रवेशी का अलग से पुस्तक, रघुवंश है, मेधावर्ताचार्य का सामान्य परिचय है, फिर धातु, पाली प्राकृत के बारे में, पाली प्रवेश का, संस्कृत शास्त्र परंपरा, 6 पेज का ये पेपर है, शायद क्वेश्चन पेपर शेयर किए गए 10 मार्च 10 मार्च। संस्कृत शास्त्र ये जो पेज है 59, इसमें थोड़ा विस्तार से संस्कृत शास्त्रों के बारे में बताया गया है। इसमें आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है और साथ में आप अच्छे अंक भी अर्जित कर सकते हैं। तो कुमुदनी चंद्र की फिर दोबारा मुख्य बात ये कि देखो, एक ही संस्कृत शास्त्रों के लिए 3 पुस्तकें शेयर की गई आपके साथ, 3 पुस्तकें शेयर की गई है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी पुस्तक है। एक बार आप देख पा रहे होंगे मुझे, यह है व्याकरण संस्कृत साहित्य का परिचय, संस्कृत साहित्य का परिचय। इसमें जो मैं शुरू में आपको लगभग 10-11 पेज हैं, ये इस पुस्तक की मैंने स्कैन करके इसमें शेयर कर रखा है। महत्वपूर्ण जो आपके विषय से संबंधित केवल वो। दूसरी पुस्तक, मूल पुस्तक भी पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ मैं। दूसरी जो पुस्तक है लगभग जो 59 पेज है, और वो पुस्तक आपके पास होनी भी चाहिए, वो है संस्कृत साहित्य का इतिहास। आप देख पा रहे होंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये है उमा शंकर ऋषि की। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अभी तो पानी देखिए ये पुस्तक देख पा रहे हैं, पुस्तक Am I audible? जी सर। हाँ जी सर। ये पुस्तक शायद आप में से मेरे ख्याल 50% विद्यार्थी के पास होनी भी चाहिए और हो भी। तो विद्यार्थी है जिसके पास ये पुस्तक है, थर्ड सेम में, डॉक्टर उमा शंकर ऋषि की संस्कृत साहित्य का इतिहास। 3rd सेमेस्टर में भी वास्तव में इतिहास की पुस्तक के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक थी। वैसे 3rd सेम में थी ये पुस्तक है। इसकी पुस्तक में जो महत्वपूर्ण संस्कृत शास्त्र वगैरह है, उसके बाद उसको स्कैन करके 59 पेज वो शेयर किए गए हैं।
हमारा टारगेट हर स्तर के विद्यार्थियों को कवर करना है, कि केवल ये नहीं कि केवल जो टॉपर विद्यार्थी हम केवल उस पर फोकस करें, या केवल मीडियम उस पर फोकस करें, या केवल जो सामान्य विद्यार्थी हैं उन पर फोकस करें। 3 तरह के विद्यार्थी होते हैं क्लास में। आप भी अब मैक्सिमम टीचर हैं कि उसमें लगभग 10% विद्यार्थी टॉपर होते हैं, लगभग 10% विद्यार्थी लगभग सामान्य लेवल का, मीडियम लेवल के कह सकते हैं, या बिल्कुल लो लेवल के कह सकते हैं, ज्यादा उनको समझ नहीं होती, वो भी होते 10%। और लगभग 80% जो विद्यार्थी तो मीडियम लेवल के होते हैं। तो एक अच्छा टीचर वही है जो लगभग जो तीनों लेवल है उन तीनों लेवल को कवर करे। केवल ये ना हो कि 10% जो टॉपर विद्यार्थी है उन पर ही फोकस करे, वो भी एक अच्छा अध्यापक नहीं है, या केवल जो आरंभिक लेवल के उन्हीं पर फोकस करे, वो भी सही नहीं है, या केवल मीडियम पर फोकस हो। तो हमने तीनों को लेवल किया कोशिश की। तीनों जैसे संस्कृत शास्त्रों के लिए ये पुस्तक है, ये वास्तव में बिल्कुल एक सामान्य प्रारंभिक लेवल के विद्यार्थी उनके लिए लगभग जो 11 पेज है वो पढ़े। लगभग जो मध्यम लेवल के विद्यार्थी 80% जो विद्यार्थी होते हैं उसके लिए ये पुस्तक बड़ी अच्छी है। डॉक्टर उमाशंकर ऋषि की पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं है आपको, मैंने केवल बताया आपको। ये पुस्तक की सॉफ्ट कॉपी में आपको शेयर कर चुका हूँ। लगभग इसके लगभग 11 पेज है, इसके लगभग 59 पेज है। आप डायरेक्ट वहां से पढ़ सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालना। और जो अगर 10% ऐसे हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और साथ चाहते हैं कि केवल मेरा लक्ष्य पास होना नहीं है, मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, तो उनके लिए पुस्तक ये है, संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, संस्कृत शास्त्रों का इतिहास। ये पुस्तक भी मैंने आपको शेयर की है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, जो लगभग उसमें लगभग 600 पेज के ऊपर उसमें दिखाई दे रहे हैं। 666 के आसपास जो पेज दिखाई दे रहे हैं वो ये पुस्तक है, संस्कृत शास्त्रों का इतिहास। वास्तव में इसी को आधार बना करके पूरा सिलेबस वास्तव में बनाया गया है। जो डीपली जाना चाहता है, इसके हर एक विषय को डीपली पढ़ना चाहता है, तो वो वैसे पूरी पुस्तक भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक लिए गए हैं, कुछ नहीं लिए गए हैं। लेकिन मुख्य मुख्य जो शास्त्र हैं वो उसमें आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। लेकिन जो भी शास्त्र है सभी के बारे में विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। तो जो भी लेवल आपके लिए सुटेबल हो उस लेवल के अनुसार आप पुस्तक पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि डायरेक्ट ये पुस्तक शेयर भी की ये ना पढ़िए, डायरेक्ट आप ये भी ना पढ़ें, आप स्टेप टू स्टेप पढ़ें। कि पहले ये पुस्तक लगभग जो 10-11 पेज की शेयर की, पहले ये पढ़ें, ये समझ में आने के बाद में फिर आप थोड़ा विस्तार के लिए ये पढ़ें, और ये पढ़ने के बाद परीक्षा की दृष्टि से यहाँ तक पर्याप्त है। परीक्षा की दृष्टि से आप पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से कवर कर लेंगे। फिर भी आप किसी विषय में और ज्यादा गहराई से उतरना चाहते हैं, गहराई से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप ये पुस्तक को पढ़े। फिर मैं बता रहा हूं कि पढ़ने का तरीका ही मुख्य रूप से आपको बताना है, क्योंकि इसमें कोई भी विषय ऐसा नहीं है मुख्य रूप से, फिर भी हम चर्चा करेंगे 8 क्लास की, कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि जिसमें ऐसा कोई न तो कोई व्याख्या है, न कोई अनुवाद है, न कोई ऐसा विषय है जिसमें समझाने की आवश्यकता, कोई व्याकरण का विषय भी नहीं है। इसमें तो सामान्य रूप से परिचय है, कवियों के जीवन परिचय है, ग्रंथ का परिचय है, शास्त्रों का परिचय है, व्याकरण शास्त्र का परिचय है, न कि व्याकरण के सिद्धांत कि कौन कौन से आचार्य प्रमुख व्याकरण शास्त्र के, कौन से काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, कौन से संप्रदाय हैं, कौन से वास्तव में आयुर्वेद शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ है, कौन से आचार्य हैं, उनका जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुई, कौन से ग्रंथ लिखे, इस तरह से उनका सामान्य परिचय है। तो परिचय तो आपको याद करना पड़ेगा, उसमें ऐसा तो कोई है नहीं कि सिद्धांत आपको समझाने का आवश्यक, तो याद तो आपको ही करना पड़ेगा कि कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, कौन से ग्रंथ लिखे, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें इस पेपर में मुख्य रूप से 98% कह सकते हैं, 99% कह सकते हैं, उसमें मेहनत आपकी ही आवश्यकता है, आपकी मेहनत की आवश्यकता है। 1-2 जो % आवश्यकता है वो है कि आपको पढ़ना कैसे है, किस विषय को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। और कौन सी पुस्तकों से पढ़ना है, जो पहली क्लास में आपको बताने लग रहा हूं मैं कि कौन सी पुस्तकों में सिलेबस आपका कवर होता है। तो मुख्य रूप से ये 3 किताबें हैं, तीनों मैंने किताबें आपको बताई हैं। इन 3 किताबों से आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आपकी रुचि, अकॉर्डिंग टू आपके वास्तव में इच्छा शक्ति अनुसार। और तीनों किताबों को स्कैन करके, तो मैंने स्कैन करा के एक पूरी PDF मेरे को उपलब्ध हो गई थी, तो तीनों किताबें मैंने आपके ग्रुप में पहले ही शेयर कर दी है। जबकि पहले ऐसा होता था, पहले मैं पढ़ाता था, पढ़ाने के बाद फिर कहते विद्यार्थी शेयर करना, फिर समय लगता था, मैं शेयर करता था उसको स्कैन करने। तो स्कैन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि लगभग 60, 70, 80, 90 पेजों को स्कैन करना,
और विशेषकर जो एक कुमुदिनी चंद्र की जो पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद पहले उपलब्ध था, उसको स्कैन किया हमने, लगभग 200 पेज से ऊपर ज्यादा है, अब कहीं की तो 500 पेज ऐसे। तो उन 500 पेजों को स्कैन करके मैंने अपने हाथ से तब उसको शेयर किया है ताकि विद्यार्थियों के लिए आसानी हो, क्योंकि हार्ड कॉपी पुस्तकों की अभी तक पब्लिश नहीं हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन फिर भी हमारा कोशिश ये रहती है कि विद्यार्थियों को मटेरियल उपलब्ध हो, ये हमारी कोशिश रहती है। और वो लगभग कोशिश धीरे धीरे करके सिरे भी चढ़ी है, और इसलिए सभी 5 पेपर का तो मटेरियल है ही, साथ में एक एक पेपर के 3-3 तरह के मटेरियल है। मैंने जैसे बताया संस्कृत शास्त्र परंपरा की मैंने जैसे बताया 3 मटेरियल है, पाली प्राकृत की आप देखोगे लगभग 8-10 मटेरियल मैंने शेयर की है। पाली की पुस्तक अलग, प्राकृत की पुस्तक अलग, पाली के लिए वास्तव में व्याकरण का अलग, उसके लिए अलग, उसके क्वेश्चन पेपर अलग, उसके महत्वपूर्ण गद्यांश अलग। तो इस तरह से करके लगभग 8-10 तरह की मैंने पुस्तक में विषय वस्तु शेयर की पाली प्राकृत के लिए। जैसे ऐसे और पेपरों की भी लगभग अलग अलग सत्र के अनुसार अलग अलग है, वहां पर चीजें संक्षेप में भी, मध्यम स्तर की भी और उच्च स्तर की भी सभी सामग्री आपको शेयर की गई है। हमारा कोशिश ये है कि आपको किसी भी सामग्री के लिए आपको नेट पे सर्च ना करना पड़े, किसी भी सामग्री के लिए आपको किसी भी बुक सेलर के पास ना जाना पड़े कि ये हमें पुस्तक चाहिए और हमें मिल नहीं रही। हमारी कोशिश ये है कि सारा का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए, और इसीलिए सारा मटेरियल मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। प्रत्येक गुरुजी एग्जाम कब से है? क्या एग्जाम कब से है सर? देखो 10 तारीख से पहले एग्जाम होंगे नहीं, क्योंकि आपकी लगभग हमारी कोशिश ये कि 10 तारीख तक आपकी क्लासेस लगभग समाप्त हो जाए। तो लगभग 10 तारीख से तो पहले एग्जाम होंगे नहीं। अब 10 के बाद कब होंगे ये मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन संभावना ये है कि आपके अगले महीने की लगभग 15 तारीख के बाद कभी भी एग्जाम हो सकते हैं। और मैं हमेशा ही मान के चलता हूँ, अब क्योंकि आप 4th सेमेस्टर पहुंच चुके हैं, कि आप एग्जाम की डेट नजदीक मान के चलें। अब मैं पहले कह दूं जी आपके मई महीने जून में जाके एग्जाम होंगे, तो फिर क्या होगा कि आप इतने आलस्य में आ जाएंगे, जून में क्यों तैयारी करें, और हो जाए मई के लास्ट वीक में, तो समस्या आ जाएगी। आप तो तैयारी नहीं है। इसका तरीका ये है कि आप सोचे कि 11 तारीख से भी आपके एग्जाम है और हो आपके एग्जाम 25 तारीख से, तो आपके पास लगभग 15 दिन अतिरिक्त मिल गए। आपने तैयारी 11 तक कंप्लीट कर ली और 10 दिन और अतिरिक्त मिल गए। 10 दिन वो हैं जो वास्तव में आपके जो विषय कमजोर है दोबारा तैयारी कर सकते हैं। जी गुरुजी। हाँ ठीक है। सारा मसला छुट्टियों का है। हाँ छुट्टियों का भी कोई बात नहीं, छुट्टी देखो वो न तो मेरे अधिकार क्षेत्र में ना आपके अधिकार क्षेत्र में एग्जाम की डेट फाइनल करना, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं उसके बारे में विचार। पिछली बार जनवरी में सोचा था, पिछली बार अभी जो पेपर हुए थे वो जनवरी में सोचा था कि जनवरी की छुट्टियों में खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो काफी छुट्टियां वैसे निकल गई। वो तो चलो वो देखो इसमें बारे में कुछ नहीं कर, क्योंकि एग्जाम की डेट है ना केवल वो डिसाइड में नहीं करता। यूनिवर्सिटी अपने अनुसार पूरे लगभग 40 डिपार्टमेंट है, उसमें रेगुलर की क्लास भी डिस्टेंस की भी है, तो वो कार्य उसका है। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, तो गीता वाला सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करें फल की चिंता ना करें और कर्म अपनी तरफ से बेस्ट करें। तो इसलिए इस विषय में आप चिंतित ना हो, और जब होगा जो भी होगा अच्छा ही होगा, मेरा मानना ये है। ठीक है, वो छुट्टियों में ज्यादा देखा जाए तो 5 ही तो एग्जाम है, ज्यादा हो 5 छुट्टी लेनी पड़ेगी मैक्सिमम, यही हो सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। गुरुजी रिजल्ट नहीं आया है क्या अब तक 3rd सेम का? शायद अभी नहीं आया। हाँ जी सर, परसों तक तो नहीं आया था, 2-3 दिन पहले तो नहीं, अभी नहीं आया।